चलिए, कृषि से संबंधित मुद्दे और पहल। इसमें कृषि से संबंधित पहल जो है वो स्वतंत्रता से लेकर अब तक भारत सरकार ने हर बार की है। ये प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में भी महत्वपूर्ण है और मुख्य परीक्षा में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में कई बार इन्होंने पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड प्रश्न पूछा या कृषि से संबंध बहुत सारे पिछले परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, और मुख्य परीक्षा में तो कृषि से संबंधित बहुत सारे प्रश्न रहते ही हैं, लेकिन हमारे पास स्वतंत्रता से लेकर अब तक की एक अच्छी कहानी कृषि के मामले में होना चाहिए। किस प्रकार के उतार चढ़ाव आए, क्यों आए और क्या क्या सरकार ने उन विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए उपाय सुझाव किए, और भारत जैसे देश को, जहां विविधता वाला देश है, प्रतिकूल जलवायु दशाएं होती है, जलवायु विविधता है, मृदा की विविधता है, भौगोलिक विविधता है, तमाम प्रकार की विविधताओं के बावजूद किस प्रकार खराब परिस्थितियों को अच्छा बनाने, विशेषकर कृषि के मामले में, और जब जब कभी संभावनाएं दिखी है वैश्विक मामलों में, तो किस प्रकार से सुधार व संभावनाओं का दोहन करने का प्रयास किया और कृषि को अर्थव्यवस्था का आधार या इंजन बनाने का प्रयास किया है, इसको क्रम से समझने का प्रयास करते हैं। यद्यपि भारत में कृषि के मुद्दे को समझने के लिए हमारे पास भारत के मैप का भी अच्छा अध्ययन होना चाहिए। यदि आप भारत के मैप को अच्छे से जानते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। एक और बात है कि कृषि का मुद्दा हरियाली से रिलेटेड था, इसलिए मैंने थोड़ी देर आपको हरियाली दिखाई है ना। अब हम कृषि के मुद्दे में अंदर पहुंचने का प्रयास करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि स्वतंत्रता से लेकर अब तक कृषि संबंधित मुद्दे और पहल में क्या क्या बातचीत हुई है। ठीक है, चलिए, तो हमने थोड़ा थोड़ा कृषि के मामले को जाना अभी तक। ऐसा मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं चर्चा के दौरान ये बातचीत हुई कि पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया, किस पर बल दिया गया था, कृषि पर बल दिया गया था। ये आप लोगों को पता है ना। तो अब हम कृषि के मामले में थोड़ी गहन जानकारी जुटाते हैं। पहला कि 51 में स्वतंत्रता के समय में स्वतंत्र जैसे भारत हुआ, भारत में क्या थी, गरीबी थी। ये बात आपको पता है, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को क्या बनाकर छोड़ा, गरीब बनाकर छोड़ा। जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ, गरीबी के साथ साथ हमारे यहाँ क्या थी, भुखमरी भी थी। और स्वाभाविक है कि बहुत सारे लोग खेती में ही लगे थे और खेती में प्रचंड बेरोजगारी होती है ना। यानी ये 3 प्रकार की समस्याएं हमारे पास थी। इस 3 समस्याओं में से सबसे जटिल कौन सी है, जो तत्काल हल होना चाहिए, कौन सी थी भाई, भुखमरी की समस्या। इस भुखमरी की समस्या के लिए भारत जैसे गरीब देश के पास जितना पैसा था, हमने अपनी प्राथमिकता तय की कि हम सबसे पहले, ध्यान से सुनिए, क्या तय की, प्राथमिकता तय की कि सबसे पहले हम क्या दूर करेंगे, भुखमरी दूर करेंगे। तो हमारे पास जितना पैसा होगा वो सारा का सारा पैसा भुखमरी को दूर करने में लगाएंगे। भुखमरी दूर करने के 2 तरीके थे, या तो विदेश से अनाज खरीद कर लाओ और भूखों को बांट दो, क्या खत्म हो जाएगी, भुखमरी खत्म हो जाएगी। लेकिन इससे हमारा पैसा खत्म हो जाएगा, अगले साल के लिए पैसा नहीं है। तब हम क्या करेंगे कि भारत में जो पैसा सरकार के पास है, सरकार 5 साल के लिए योजना बनाएगी और पूरा का पूरा पैसा 5 साल के लिए किस पर लगा देगी, कृषि पर लगा देगी। अब यहाँ कृषि पर पैसा लगाने का क्या मतलब, कृषि पर पैसा लगाने का क्या मतलब, ये तो समझ में आना चाहिए कि सरकार ने कृषि में पैसा लगा दिया। तो सरकार ने देखा कि भारत में जो कृषि होती है वो वर्षाधीन होती है। कैसी खेती, वर्षाधीन खेती होती है। अच्छा होगा कि हम कृषि पर सिंचाई की सुविधा बढ़ाएं, और सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए भाखड़ा नांगल बांध, नाम सुना कभी जीवन में,
कौन सा? भाखड़ा नागल बांध पंजाब में, हीराकुंड बांध छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बॉर्डर पर है। ऐसे बड़े बड़े बांध बनाने का काम हमने शुरू किया ताकि किसकी सुविधा बढ़ाई जाए? सिंचाई की सुविधा बढ़ जाएगी तो सिंचाई की सुविधा बढ़ने से हमारा क्या बढ़ेगा? कृषि का उत्पादन बढ़ जाएगा, क्योंकि खेती कैसी थी? वर्षाधीन थी, उसको काय में कन्वर्ट करना था सिंचाई की सुविधा बढ़ाने पर। ऐसे हमने बहुत सारे भारत भर में बांध बनाने के प्रयास किए। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे बांधों की हम शुरुआत करेंगे। कौन सी पंचवर्षीय से? पहली पंचवर्षीय से। और क्या बढ़ाओगे? सिंचाई की सुविधा। सिंचाई की सुविधा से क्या बढ़ जाएगा? उत्पादन बढ़ेगा। क्या कम हो जाएगी? भुखमरी कम हो जाएगी। मैंने कहा था स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान तक सरकार ने कृषि के लिए आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए काम किया। देखते हैं ऐसा ही काम आगे हुआ या नहीं। पहली पंचवर्षीय योजना से संबंधित बात समझ में आई? कृषि पर बल का मतलब समझ में आया? कितने साल तक? 5 साल तक। पैसा कहाँ लगा? सिंचाई की सुविधा बढ़ाने में, कृषकों को ऋण देने में, ताकि वो कृषि में उर्वरक का क्या कर सके? उपयोग कर सके। ठीक है, ऐसे बहुत सारे काम हमने कृषि पर किए और कृषि में कुछ संस्थागत सुधार भी किए। कुछ संस्थाओं का निर्माण किया जिनके माध्यम से कृषकों को सही जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। आगे बढ़े। दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपने किस पर बल दिया? क्या बताओ? अरे दूसरी पंचवर्षीय योजना में भाई इतना देर लग रही क्या? पूरा पढ़ के हो गया इकोनॉमी और ये नहीं पता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पे बल दिए? किस पर? उद्योग पर। तो डर के क्यों बोल रहे हो? हैं? ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे में तुम्हारे हालात खराब हैं पूरे। ठीक है, चलो तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पर आ जाए, है ना? कौन सी? दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर बल? उद्योग पर बल। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 51 तक चली, 61 तक चलेगी। तीसरी पंचवर्षीय योजना देखो लिखा है 61 से 66 के बीच चली। ठीक है, कौन सी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। याद रहना चाहिए, ये तो बेसिक बातें हैं। इस समय भारत को भारत चीन युद्ध लड़ना पड़ा। कब? 62 में। इस समय भारत को दूसरा युद्ध लड़ना पड़ा इसी पंचवर्षीय योजना में। इस दौरान भारत पाक युद्ध कब हुआ? 65 में हुआ। 1966 में भारत में अकाल पड़ गया। ध्यान से सुनो, जो सरकार के पास पैसा था इस पंचवर्षीय योजना में, वो इस पंचवर्षीय योजना का पूरा पैसा भारत चीन युद्ध अर्थात हथियार खरीदने में चला गया। न तो पैसा कृषि में गया, न पैसा उद्योग में गया, बल्कि कहाँ गया? कहाँ गया भाई? हाँ, हथियार खरीदने में चला गया। चला गया पूरा पैसा हथियार खरीदने में गया, क्योंकि लगातार 62 और 65 में 2 युद्ध लड़े। पैसा कहाँ गया? हथियार खरीदने में। पैसा कहाँ नहीं गया? कृषि में भी नहीं गया और उद्योग में नहीं गया। तो कृषि और उद्योग दोनों का उत्पादन कम हो जाएगा। कृषि का उत्पादन कम हुआ ही था कि 1966 में भारत में अकाल पड़ गया और लाखों लोग मर गए। याद रहेगा, लाखों लोग मर गए। क्यों? क्या पड़ गया था? अकाल कब पड़ा? 1966 में। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है तो थोड़ा जोर से बोलो ना, मेरे को भी उत्साह बढ़ जाएगा। क्या? ठीक है, कब पड़ा अकाल? 66 में पड़ा। ठीक है, अब आप सोचो कि इसके पहले हमारे देश में क्या थी? भूखमरी। अब भूखमरी से विकट समस्या आ गई, क्योंकि अकाल में क्या हुआ? हाँ, लाखों लोग मर गए। अब अकाल क्यों पड़ा? सोचो कि जो सिंचाई की सुविधा थोड़ी बहुत हमने बनाई, पानी गिरा ही नहीं। क्या पड़ गया होगा? अकाल का मतलब क्या पड़ना? सूखा पड़ना। यदि आप क्या कर लिए होते? सिंचाई की सुविधा बना लिए होते बहुत ज्यादा। पहली बार में आपने थोड़ा बहुत बनाया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में पैसा कहीं और लगा दिया। यदि आप दूसरी पंचवर्षीय योजना का पैसा भी जो उद्योग लगाने में खर्च किए, वो कहाँ लगाते?
सिंचाई में ही लगा देते, तो हमारे पास जब क्या पड़ता, सूखा पड़ता, तो वो सिंचाई की सुविधा से हम लोग कुछ उत्पादन तो कर लेते, किसी किसी एरिया में तो कर लेते ना, तो हम नहीं कर पाए। और 66 के अकाल से भूखमरी की अगली कड़ी क्या हुआ, लाखों लोग मर गए भूख से, ऐसा हुआ। अब सरकार के सामने चुनौती है कि लाखों लोग मर गए हैं, अब क्या करें। जवाहरलाल नेहरू भी मर गए 64 में, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी हो गई, कब हुई, 66 में। ये सब याद रहना चाहिए, पीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, ये नहीं कि सर ने पढ़ाया नहीं तो हमको नहीं पता, भाई बहुत सारी चीजें आपको बेसिक पता करना पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 में, क्या पीएससी की तैयारी करेंगे तभी पता रहेगा कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई, क्या पहले से भी कुछ करना पड़ेगा। भारत के नागरिक होने के नाते भी हमारा ये कर्तव्य होता है कि क्या करना चाहिए, इन जानकारियों को जुटाना पड़ेगा। ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, कम से कम उनके बारे में हमको पता तो हो। सही है। ताशकंद समझौता हुआ था 1965 में भारत पाक युद्ध के बाद, और वो ताशकंद गए हुए थे, सही है, वहां पर उनकी मृत्यु हो गई, किनकी, लाल बहादुर शास्त्री की। अब सोचिए, और देश में क्या पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है, लाखों लोग मर गए। अब हमने 5 वर्ष की जो प्लानिंग बना रहे थे, 5 वर्षीय योजना, उसको रोलिंग प्लान में कन्वर्ट कर दिया, किसमें, और एक एक साल की योजना बनाना शुरू कर दिया, और पैसा पूरा 1 साल पे लगाया। 1 साल में कहां लगाओगे, पहले से तय था, किस पे लगाओगे, कृषि में। क्यों, लाखों लोग क्या हो गए, मर गए। आप भारतीय अर्थव्यवस्था को उनकी परिस्थिति के साथ समझो, समझ में आ रही बातें। जैसे आपके समक्ष परिस्थितियां आती है तो आप क्या करते हो, वैसा ही काम सरकार भी करती है, ठीक है। तो सरकार ने 1966 में कौन सी क्रांति लाई, हरित क्रांति लाई, और हरित क्रांति के लिए पूरे देश में पैसा नहीं लगाया। उन्होंने देखा कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां बड़े बड़े किसान हैं और सिंचाई की सुविधा है, किसकी, सिंचाई की सुविधा। तो सिंचाई की सुविधा थी पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उन्होंने कहा कि इन पूरे क्षेत्र के छोटे किसान को नहीं, बड़े बड़े किसान को गेहूं की हाइब्रिड किस्म की प्रजाति दी, किसकी, गेहूं की, कौन से किस्म की, हाइब्रिड किस्म की, क्या दे दिया, प्रजातियां दिया। हमने कहा था कि हमारे पास क्या नहीं है, अच्छा बीज नहीं है प्रमाणिक, ठीक है। हमने किसको, पंजाब और हरियाणा के बड़े बड़े किसानों को मैक्सिको से लाकर, कहां से, मैक्सिको से लाकर, नॉर्मन बोरलॉग का नाम सुना, अरे सुना है कि नहीं, उन्होंने मैक्सिको में कृषि की हाइब्रिड किस्म की प्रजाति बनाई थी। कैसा बीज है ये, हाइब्रिड बीज, किसका, गेहूं का, ठीक है। कौन ने बनाया था, नॉर्मन बोरलॉग ने, ठीक है। वहां से हम लोग भारत लेकर आए। भारत लाने में योगदान एमएस स्वामीनाथन का, किसका नाम, एमएस स्वामीनाथन का। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक के लिए कौन जाना जाएगा, हाँ, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। और भारत में कौन जाना जाएगा, एमएस स्वामीनाथन, याद रहेगा, ठीक है। हम कहां चल रहे हैं अभी, 1966 में क्या लाए हो आप, हरित क्रांति। क्यों लाए पता चल गया। हरित क्रांति के लिए कहां के किसान पकड़े, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। कैसे किसान, बड़े किसान, छोटे को नहीं। और इन बड़े कृषक को हमने ये देखा कि इनके पास बड़े बड़े खेत हैं, देश में लाखों लोग मर चुके हैं, लाखों लोग ना, सही कह रहा हूं, मर गए। तो स्वाभाविक है कि अब लोगों को बचाना है हमको पहले, तो बचाने के लिए कौन बचा सकता है, उनको पकड़ो। तो बचाने के लिए हमने एरिया देखा, कौन, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। वहां के किन को पकड़ा, बड़े बड़े किसानों को। बड़े बड़े किसानों के पास बड़ा बड़ा खेत था, उनको हमने पहला नंबर पर सिंचाई की सुविधा दी, गेहूं की हाइब्रिड प्रजाति दी, किसकी, गेहूं की।
उनको ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैसा दिया, उनको रासायनिक उर्वरक खरीदने के लिए पैसा दिया। कौन सा उर्वरक? हाँ जी, और उनको रासायनिक कीटनाशक दिया। सही है, इतनी सारी सुविधाएं उनको दे दिया पूरे किसानों को। उन्होंने इतना उत्पादन किया कि पूरे भारत भर के लोगों का पेट भर दिया। कुछ समझ में आई बात? कहाँ के लोगों ने? पंजाब और हरियाणा के लोगों ने बहुत सारे क्या किए? उत्पादन किया, और पूरे देश का क्या कर दिया? पेट भर दिया। ठीक, तो हम लोग अभी कहाँ तक पहुंचे? पंजाब और हरियाणा, इतना ही एरिया है, जानते हो कि नहीं? ठीक है, अब आप सोचिए कि भारत में कृषि के संबंध में पहली पहल कब हुई थी? कृषि के संबंध में पहली पहल कब हुई थी? 1951 में। काय को हटाने के लिए? भुखमरी हटाने के लिए। और 1966 में जब अकाल पड़ा तब हमने दूसरी पहल की। काय की? अरे हरित क्रांति की। काय की? और हरित क्रांति लाने का काम कहाँ शुरू किया? बोलो। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया ना। ठीक है, तो भारत का आपको अब नजरिया चेक करना पड़ेगा कि अब भारत में आप क्या ऐसा कर सकते हो जहां से क्या हो सके, हमारा उत्पादन बढ़ सके। समझ में आ रही बातें? भारत का जो अर्थव्यवस्था पढ़ना है वो यहाँ के दृष्टिकोण से पढ़िए कि हमारे पास कैसी परिस्थितियां रही है। चलो ठीक, आ गए बात समझ में? हाँ जी, तो आपने भारत के किसानों को अभी एक तरफा मदद की, वो भी बड़े बड़े किसानों को। किसको? बड़े बड़े किसानों को मदद कर रहे हो? हाँ जी, ये हमारा थार का मरुस्थल है, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। कहाँ पर? थार का मरुस्थल। इस थार के मरुस्थल में एक नहर निकाल के लाए आप, याद है? कौन सी नहर? हाँ, भाखड़ा नागल बांध के बाद एक नहर निकली, इंदिरा गांधी नहर, और ये थार के मरुस्थल में आ गई। कहाँ पर? थार के मरुस्थल में। सिंचाई सुविधा बढ़ाना था। ठीक है, इस थार के मरुस्थल में पहुंचने के पहले 2 राजस्थान के जिले मिले, गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और ये 2 जिले ने पूरे राजस्थान को पाल दिया, मात्र 2 जिले। और पूरे देश को किसने पाला? हाँ बताओ। पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इतने एरिया के किन किन को दिया आपने? बड़े किसानों, बड़े बड़े किसानों को दिया, याद है? ठीक है, और 1966 में ही हमने जब ये काम किया तो पंजाब को हरियाणा से अलग कर दिया। पंजाब को हरियाणा से अलग कर दिया, और एक हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र भी अलग कर दिया जो पंजाब में हुआ करता था। ठीक है, कब किया ऐसा? 66 में। ठीक है, याद रहेगा। और यहाँ के बड़े बड़े किसानों को हमने क्या दे दिया है? सिंचाई की सुविधा, उर्वरक, कीटनाशक, बीज आदि दिया। क्यों दिया? परिस्थिति समझ गए? हाँ जी, आपको परिस्थितियों के साथ चलना है। अब हमारे पास था कि मजबूरी में हमने उर्वरक में कौन सा? रासायनिक उर्वरक। कीटनाशक में रासायनिक कीटनाशक। बीज में हाइब्रिड बीज। और सिंचाई की सुविधा अभी कहाँ थी? पंजाब हरियाणा में, है ना? पंजाब हरियाणा में कौन सी नहर चल गई? अरे अभी तो देखा था नहर आपने। हाँ, इंदिरा गांधी नहर की बात हो रही थी ना, जो कहाँ तक जाएगी? हाँ जी, थार के मरुस्थल तक जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने लाया क्या? हरित क्रांति। किसको मदद की? पता चल गया? चला कि नहीं? अब आप सोचो कि हरित क्रांति से पंजाब हरियाणा के बड़े किसान की आय बड़ी तेज गति से बढ़ेगी। अरे बढ़ेगी कि नहीं? और छोटे किसान बेचारे बिल्कुल छोटे ही रह गए। यानी पंजाब के अंदर ही क्या हो गया? असमानता आ गई। आना ही था। आ गई कि नहीं? किसके भीतर? पंजाब के भीतर ही। क्यों? क्योंकि सरकार ने किसको मदद किया?
और इनको मदद ही नहीं किया, तो पंजाब के बड़े किसान बहुत आगे निकले और छोटे किसान बहुत छोटे रह गए। ऐसा ही पूरे देश में भी होगा। पूरे देश में क्या होगा कि केवल कहाँ के लोगों की आय बढ़ी? इस एरिया के लोगों की आय बढ़ गई। कहाँ के? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। तो ये एरिया बहुत तेज गति से क्या होगा? आगे बढ़ जाएगा और ये पूरा भारत पिछड़ जाएगा। इसको बोलते हैं क्षेत्रीय असमानता। क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय असमानता बढ़ाने में सरकार की नीति का उपयोग हुआ? अरे हुआ कि नहीं? ये क्षेत्र आगे बढ़ा, पूरा पैसा सबने, सरकार ने पूरे साल भर का पैसा उनको दे दिया कि तुम क्या करो, क्या करो भाई, उत्पादन बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि भूखमरी है और उस भूखमरी से बाहर निकलने का तरीका खोजना पड़ेगा। तरीका यही है कि जो कर सकता है उनको दे दो अभी, ताकि पेट बढ़ जाए किसका? पूरे भारत का। क्लियर था? ठीक है। तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 2 जिले, गंगानगर और हनुमानगढ़, यहाँ के किसानों को, जिनकी उपजाऊ मृदा है, सिंचाई की सुविधा है, ठीक है, इन्होंने खूब उत्पादन करके पूरे देश में उत्पादन बढ़ा के भूखमरी से निकाल दिया बाहर। लेकिन क्या बढ़ गई? अरे क्षेत्रीय असमानता बढ़ी। ये क्षेत्र आगे बढ़ा, पूरा सब पिछड़ गया, पिछड़ा। चलो अब इसका कोई समाधान खोजेगी सरकार। आगे खोजना पड़ेगा सरकार को। नहीं, सरकार को क्या खोजना पड़ेगा? इसका समाधान तो खोजना पड़ेगा। चलो खोजते हैं। बड़े कृषक को संरचनात्मक कारक दिया, ऐसा लिखा। संरचनात्मक कारक का नाम याद है? अरे अभी लगाया था, बोलो। रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक, हाइब्रिड बीज, सिंचाई की सुविधा। प्रभाव क्या पड़ा हरित क्रांति का? क्षेत्रीय असमानता बढ़ गई। ये आपको पता चल गया? चला कि नहीं? अब इस क्षेत्रीय असमानता को दूर करना है। इसके लिए सरकार ने सोचा कि अब जो बचे एरिया हैं उन पर कैसे काम हो। इस पर काम करने के लिए सरकार 1980 में एक नया प्रोग्राम लाई। किसको दूर करने के लिए? क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए। कब लाई? 1980 में। उस प्रोग्राम का नाम क्या है? कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। पूरे देश को कुछ कुछ एरिया में बांटा गया। उसका नाम क्या दिया? कमांड एरिया। अब इसमें राज्य नहीं थे, एरिया थे। फिर से बोलूं, क्या नहीं थे? राज्य नहीं, राज्य की जगह एरिया बनाया। और एरिया को क्या नाम दिया? कमांड एरिया। उस एरिया विशेष को क्या करने के लिए? डेवलपमेंट करने के लिए क्या लाया गया? प्रोग्राम लाया गया। और इस एरिया में गेहूं के साथ साथ, अभी तक हम किस पर फोकस थे? गेहूं पर फोकस थे। गेहूं के साथ साथ चावल पर भी बल दिया गया कि हम चावल की खेती भी करवाएंगे। अब जैसे कौन सी खेती करवाई थी? हरित क्रांति में पहले नंबर पर किसको बोल दिया? लेकिन कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम किसको दूर करने के लिए लाया गया? अब देखते हैं क्षेत्रीय असमानता दूर करने का क्या तरीका है आपके पास। आ जाओ यहां मध्य प्रदेश में, ध्यान से देखो। मध्य प्रदेश में ये वाला रीजन मालवा का है? कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में मध्य प्रदेश के मालवा को पकड़ा गया और वहां उत्पादन बढ़वाने पर बल दिया गया। किसका? गेहूं का, जो कभी कहां बढ़वाने पर बल दिया गया था। अब हमने कमांड एरिया किसको बनाया? मालवा को बनाया, बना दिया। आ जाओ, ये पश्चिम बंगाल का एरिया है। किसका? पश्चिम बंगाल का। ये हरा कलर की पट्टी दिख रही है, आंध्र प्रदेश की है। किसकी? ये हरे कलर की पट्टी दिख रही है, तमिलनाडु की है। यहां पर चावल की 3 फसल लगाने के लिए पैसा दिया। कितनी फसल? 3 फसल। और चावल की कैसी प्रजाति दी? हाइब्रिड प्रजाति, हाइब्रिड प्रजाति। और इनको बनाया गया कमांड एरिया। क्या बनाया गया? कमांड एरिया। काय के लिए? डेवलपमेंट के लिए। क्या दूर करना है? क्षेत्रीय असमानता। अभी एक क्षेत्र आगे बढ़ा, पंजाब हरियाणा। अब क्या करोगे? इस एरिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास शुरू हुआ, इस एरिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास शुरू हुआ, इस एरिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास शुरू हुआ। यहां पर बीच में ये एरिया होगा,
इस एरिया को बढ़ाने के लिए प्रयास होगा। ये एरिया दिख रहा है आपको हरा कलर का, जहां जहां पर क्या हो सकता है, उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, ऐसे क्या ढूंढे जाएंगे, कमांड एरिया ढूंढे जाएंगे। यहां पर बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में धान के लिए जाना जाता है, सही है। ऐसे हमने एरिया ढूंढे और उन जगहों पर अब 1980 में कौन सा प्रोग्राम लाया, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या कम करने के लिए, क्षेत्रीय असमानता दूर करने के लिए, याद रह जाएगा, ठीक है। और गेहूं के साथ साथ चावल की भी कौन सी प्रजाति, हाइब्रिड प्रजाति, उनको रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई की सुविधा सब देंगे। बिजली लगाने का काम देंगे, क्या लगाने के लिए, बिजली लगाने के लिए। मुझे अच्छे से याद है, मैं बहुत छोटा था, बालाघाट जिले में भारत सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया। किसानों को पता था कि यहाँ पर चावल की खेती खूब होती है। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हर किसान को खेत खेत बिजली की सुविधा दी, फ्री में लगाकर, क्या, और मोटर पंप लगाने के लिए पैसा दिया, कुआं खोदने के लिए पैसा दिया। समझ में आया? क्योंकि वहां पर थोड़ी सी उबड़ खाबड़ वो है, क्या है, हाँ जी, मैकल श्रेणी है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी। तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे, है ना। ये पहाड़ी पर नहीं खोद पाओगे, ये जो मैदान थोड़ा सा गहरा एरिया है, यहाँ पर खेती होती है, इस जगह पर उन्होंने क्या दे दिया, ये सब सुविधाएं दी। खूब सारे किसानों ने उत्पादन अचानक से बढ़ाया। कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये सुविधा मिली, ठीक है। और अचानक से क्या बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ गया, खूब बढ़ा, ठीक। तो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया था क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए। कौन सा क्षेत्र आगे बढ़ा, पता चल गया। अब हमने बहुत सारे कमांड एरिया मैंने बढ़ा के दिखाया आपको, समझ में आ गया। गेहूं प्लस चावल की खेती को हमने बहुत तेज गति से बढ़ा दिया। लोगों ने धड़ल्ले से रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया, रासायनिक कीटनाशक का उपयोग किया, और इतना ज्यादा रासायनिक उर्वरक इन लोगों ने डाल दिया कि पहले साल 1 बोरी डीएपी डालते थे, डाई अमोनियम फॉस्फेट। अब वो बाद में देखा कि मृदा बड़ी कठोर हो गई है और मृदा क्या हो गई, अनुर्वर हो गई। तब वो धीरे धीरे 1 की जगह 2 बोरी डालने लगे। मृदा क्या हो गई, अनुर्वर होने लगी, मृदा कठोर होने लगी। क्या डालने से, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक डालने से। याद रह जाएगा, है ना, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक डालने से। चलो, तो यहां लिखा है क्या, मृदा की उर्वरा शक्ति क्या हो गई, कम हो गई। क्यों, रासायनिक उर्वरक का क्या हो गया, बहुत ज्यादा उपयोग हो गया। अब ये काम धीरे धीरे चलता रहा, किसान भी मैनेज करने की कोशिश करते रहे कि यार चलो कुछ तो करते हैं। लेकिन 80 के बाद से 90 तक अचानक उत्पादन बढ़ा जरूर, लेकिन एक तरफ क्या कर दिया आपने, मृदा की उर्वरा शक्ति को कम कर दिया। फिर हमने यहां बीच का गायब हो गया है यार, कोई बात नहीं, ये आ गया। 91 में एलपीजी मॉडल लाया, सही है। कौन सा मॉडल, 1 जनवरी 1990 लिख दिया, ये गलत है ना, इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पर 95 है, क्या 1995। WTO का गठन हो गया, किसका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना। उसमें ट्रेड में, वैश्विक व्यापार में, है ना, वर्ल्ड ट्रेड में, वैश्विक व्यापार में अभी तक केवल उद्योगों का माल बेचने की बात हो रही थी। मैं WTO पर आऊंगा तो बात करूंगा इस पर लंबी। अब WTO में यह भी तय हुआ कि वैश्विक स्तर पर कृषि का माल भी बेचा जाएगा। किसका माल, तो हमारे लिए अब संभावना दिखी कि भारत के भीतर हम लोग उत्पादन करके सबका पेट भर चुके हो। अरे भर गया ना, पहला किससे भरा आपने, हरित क्रांति से, और बाद में किससे भरा, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम से बहुत उत्पादन कर लिया, सबका पेट भरने लगे आप, भर गए, ठीक है।
तब आपने कहा कि अब 1995 में WTO बन गया है और उद्योग के साथ साथ कृषि का भी उत्पादन को व्यापार में शामिल किया जाएगा। कौन से व्यापार में? वैश्विक व्यापार में। तो हमने सोचा कि यार अब हम अपने कृषि के उत्पाद को विश्व में बेचने पर दिमाग लगाएंगे। क्यों? क्योंकि WTO इसको क्या करेगा? शामिल करेगा। उद्योग के अलावा, उद्योग के उत्पाद के अलावा कृषि का माल भी, और कौन सा माल? सेवा क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? 3। WTO के बनने के पहले विश्व व्यापार में मुख्य भागीदारी किसकी थी? उद्योगों के उत्पाद की थी। अब किसकी जुड़ जाएगी? कृषि की और सेवा क्षेत्र की भी संभावना बढ़ गई। तब हमने, याद करो, संरचनात्मक सुधार वाला पार्ट मैंने आपको दिखाया था, याद है? कौन सा? संरचनात्मक सुधार, याद होगा तो। देखो हमारे पास अर्थव्यवस्था के कितने मुद्दे हैं? ये क्षेत्र कौन से हैं? कृषि, उद्योग और सेवा। अभी तक 95 के पहले, यानी कब बना WTO? 1 जनवरी 1900। पीटी का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, 1 जनवरी को बना है ना। पहले क्या बेच रहे थे? केवल उद्योग का माल। अब किसका माल बेचने की बात होने लगी? कृषि और सेवा का माल भी बेचा जाएगा। और हमने भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, उसके पहले बाद में ये सब देख लिया है, पढ़ा है ना। और हमने भारतीय अर्थव्यवस्था में एक चीज़ और देखी है, अब तक किए गए क्या? संरचनात्मक सुधार। पहले चरण में 4 क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, राजकोषीय क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र और विदेशी व्यापार। कब से कब तक? 91 से लेकर 96 तक। और दूसरा चरण का सुधार याद है? 96 से 2007 तक। किसमें सुधार में किया गया? कृषि क्षेत्र में। और क्या लिखा था? किसान क्रेडिट कार्ड और इंद्रधनुष क्रांति। नाम सुना है ना? सुना कि नहीं? तो आ जाओ, 1996 में 3 सुधार थे, अभी देख कर आए हो। कौन सा? कृषि में सुधार, श्रम सुधार और आधारभूत ढांचे में सुधार शुरू हुआ। कृषि में सुधार के तहत 1998 में हमने क्या लाया? किसान क्रेडिट कार्ड लाया। कौन सा? किसान क्रेडिट कार्ड लाया गया। कृषि में सुधार के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनाने की बात शुरू हो गई। किसानों को और ज़्यादा ऋण देंगे तो और ज़्यादा क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे, और जो उत्पादन अधिक हो जाएगा उसको हम बोलेंगे कृषि अधिशेष। क्या बोलोगे? और उस कृषि अधिशेष को कहाँ बेचोगे? विश्व में। क्योंकि 1 जनवरी 1995 को क्या बना? WTO। और हमने 1996 से उसी बात को ध्यान में रखते हुए 1996 में क्या किया? कृषि सुधार को चालू कर दिया। कृषि सुधार के तहत पहला काम 98 में किसान क्रेडिट कार्ड लाया गया। किसानों को ऋण देने की सुविधा बढ़ाई गई। सही है ना? सन 2001 में दोहा दौर की वार्ता होनी थी और WTO में। कहाँ पर? WTO में दोहा दौर की वार्ता होनी थी, यानी दोहा में बैठक होने वाली थी। उस बैठक में कृषि के मुद्दे पर चर्चा होनी थी पहली बार, कि कृषि का माल कैसा बेचा जाएगा। हमने देखा कि दोहा दौर की वार्ता के पहले ही सन 2000 में हमने राष्ट्रीय कृषि नीति ला ली और 2001 में AEZ बनाया। याद है? सेज और AEZ लिखाया था, याद आ रहा है कुछ? सेज और AEZ कहीं बात हुई थी हमारी? अरे लिखाया होगा ना कहीं तो, पता है? मेंस वाले में लिखे हैं। AEZ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन कब बना? क्यों? क्योंकि WTO में कौन से दौर की वार्ता शुरू होनी थी? दोहा दौर की। दोहा दौर की वार्ता में किसका मुद्दा उठने वाला था? कि कृषि का उत्पाद कैसा बेचा जाएगा, कितना फायदा मिलेगा आदि। तो हमने पहले से तैयारी की, याद रहेगा। यानी अब हम चलने लगे
वैश्विक आधार पर ध्यान रखते हुए, किसको आधार रखते हुए? वैश्विक आधार पर। पहले हमने पेट भरा, पेट भूखमरी आ गई, लाखों लोग मर गए तो हरित क्रांति लाया, क्षेत्रीय असमानता बढ़ी तो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया। ऐसे आप चीज़ों को कनेक्ट करिए, लंबे समय तक चीज़ें क्या रहेगी? याद रहेगी, और आपको पता रहेगा कि ये आया क्यों, ये बाद में क्यों हुआ। क्लियर? आगे बढ़े। यहां से पीटी के न जाने कितने क्वेश्चन हैं, न जाने कितने, सही है। लेकिन आप जब तक इन परिस्थितियों के साथ चीजों को नहीं पढ़ोगे, पीटी नहीं होगा। पहले समझ में आ गया? मेंस और पीटी को मिला मिला के पढ़ना पड़ता है, मिला मिलाकर पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के आपको चीजें समझ में आती है। अब समझ में आ रही होगी। चलो, तो 2001 के पहले तैयारी, 2000 में क्या लाए? राष्ट्रीय कृषि नीति लाए। 2000 में क्या होना था? दोहा दौर की वार्ता। उसी साल हमने क्या लाया? अरे क्या लाया? एजेड, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन। और इससे एग्रीकल्चर के उत्पाद को कहाँ बेचोगे? विश्व विद्या में बेचोगे, बेचोगे ना? ठीक है। और इससे कृषि का क्या होगा? निर्यात बढ़ जाएगा, करना है निर्यात। चलो थोड़ा आगे बढ़े, दोहा दौर की वार्ता शुरू हो गई। कब हुई? 2001 में पहली, फिर लगातार चलती रहेगी। फिर हमने 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग बनाया। सब पीटी के प्रश्न है। क्या बनाया भाई? राष्ट्रीय किसान आयोग। अध्यक्ष किसको बनाया? स्वामीनाथन को। अब स्वामीनाथन जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने कहा यार देखो, 1966 में आपने क्या लाया? हरे रंग की क्रांति। किसके का उत्पादन बढ़ाया? गेहूं प्लस चावल। किसके साथ? कमांड एरिया के साथ। आपने एक रंग की क्रांति लाई है, हरे रंग की। इन्होंने कहा कि अब काम ऐसे नहीं चलेगा, अब आपको 7 रंग की क्रांति लाना पड़ेगा। कितने रंग की? सप्तरंगी क्रांति, यानी 7 रंग तो इंद्रधनुष में होता है। अरे किस में होता है? तो इंद्रधनुषी क्रांति की बात किसने किया? राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है? इन्होंने बोला कि अब हरे रंग की क्रांति यानी गेहूं और चावल का उत्पादन मात्र बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको माल विश्व में बेचना है, तो केवल गेहूं चावल बेचोगे तो फायदा नहीं होगा। अब आप क्या करो? 7 रंग की क्रांति में मांस का उत्पादन बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? पशुपालन, हाँ, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना पड़ेगा। टमाटर की क्रांति, जिसको लाल रंग की क्रांति बोलेंगे। कौन से रंग की? लाल रंग की क्रांति, है ना। लाल रंग की क्रांति मांस और टमाटर की होती है, दोनों याद रहेगा। उसके अलावा सुनहरे रंग की क्रांति, है ना, सरसों की खेती बढ़ाना है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे प्रकार की, आलू की क्रांति बढ़ाना है, आलू का उत्पादन बढ़ाना है, ठीक है, प्याज का उत्पादन बढ़ाना है। ऐसे सब प्रकार का क्या करना है? उत्पादन बढ़ाने के लिए इन्होंने कहा कि आप अब काम शुरू करो। अब केवल हरे रंग पर काम नहीं चलेगा। इससे क्या होगा? कृषि का विविधीकरण हो जाएगा और इससे किसानों की आय भी क्या होगी? अचानक से बढ़ जाएगी। इस कृषि के विविधीकरण से बागवानी को भी बढ़ावा मिलेगा। किसको? बागवानी को भी बढ़ावा मिलेगा, हॉर्टिकल्चर को बढ़ाएगा ना, ठीक है। और हमारा जो देश है, अब किसान की आय भी बढ़ेगी। किसान के आय के साथ साथ देश के लोगों की पोषण की समस्या, जो कुपोषण की, वो भी दूर होगी और विदेश में माल भी बिकेगा। अलग अलग प्रकार का माल बेच पाओगे। कहाँ? विदेश में। अब उसके अलावा क्या क्या काम शुरू हुआ? व्यापार में वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम कब लाया गया? 2020। अच्छा, ये 2020 वाला आ गया क्या? हाँ, मूल्य आश्वासन कृषि अधिनियम। अभी वर्तमान का बात करेंगे, है ना। अभी इसके पहले वाला थोड़ा बात कर लेते हैं। ये कृषि नीति बन गई, है ना। 2000 कब तक आए हम लोग? 4 तक। अब 2004 के बाद 2007 में हमने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लाई। क्या लाया? कृषि विकास योजना। इस समय जो लाए 2007 में, उस समय हमारी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। कौन सी? 11वीं। कब से कब तक? 2007 से 12। इस राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 25,000 करोड़ रुपए कहाँ डालेंगे? कृषि में डालेंगे, इस पंचवर्षीय योजना के माध्यम से।
इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तीव्र समृद्धि, नहीं है ये, क्या है बताओ? समृद्धि, ग्रोथ है ना। तीव्र समृद्धि के साथ समावेशी विकास का लक्ष्य रखा गया। ओके, है ना। चलो, तो ये 2007 में शुरू हुआ, है ना। अब आगे 2008 में, ये बीच में कुछ डल गया है, गलत है वो। 2008 में क्या आ गई? मंदी आ गई। विश्व व्यापार में संरक्षणवाद की नीति अपनाई गई। सब देश अपने अपने देश के व्यापार को बढ़ाने में लग गए। उसको बोलते हैं क्या? संरक्षणवाद। अपने अपने देश के व्यापार को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले काम को क्या बोलते हैं? संरक्षणवाद कहते हैं। याद रह जाएगा? रह जाएगा, ठीक है। संरक्षणवाद की नीति आई। और कृषि में निवेश नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि क्या आ चुकी है? मंदी आ गई। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में स्टिमुलेशन, सरकारी खर्च में वृद्धि हुई। बेल आउट पैकेज दिए गए। कृषि निवेश कम होने से इस पंचवर्षीय योजना में कृषि की समृद्धि दर कैसी हो गई? किस पंचवर्षीय योजना में कृषि की समृद्धि दर नकारात्मक हुई? पीटी का क्वेश्चन है, माइनस में चलेगी। 2007 से 12 के बीच चलने वाली कौन सी? 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि की समृद्धि दर, ये समृद्धि फिर लिख दिया ना, समृद्धि दर क्या? नकारात्मक हो गई। आ गए आगे। 2007 से 12 खत्म, 11वीं पंचवर्षीय। आ जाओ 2014 में। आ गए। कौन सी सरकार आ गई? मोदी सरकार। मोदी सरकार नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? एनडीए सेकंड। क्या? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 2। पहले नंबर की थी एनडीए 1, अटल जी की सरकार, 1999 से 2004 तक। किसकी? अटल जी की सरकार। उसको बोलते हैं एनडीए फर्स्ट। यहां कौन सी है भाई? एनडीए सेकंड द्वारा कृषि में क्रांतिकारी बदलाव लाने का प्रयास किया गया। क्यों? क्योंकि 12वीं की 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि की समृद्धि दर कैसी हो गई थी? नकारात्मक। क्यों हुई? क्योंकि मंदी आ गई थी 2008 में। अब कृषि को फिर से क्या करना है? बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि कृषि की समृद्धि दर क्या हो गई थी? नकारात्मक। मतलब उत्पादन बढ़ा ही नहीं। कहाँ? कृषि में। और इस समय बाढ़ और सूखे की बारंबारता भी रही, यानी कृषि चौपट हो गई। हो गई? बढ़ाओ। पहला, परंपरागत कृषि विकास योजना लाए इन्होंने। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत मशरूम की खेती को बढ़ावा और झींगा उत्पादन को बढ़ावा, इसको क्या कहते हैं? एक्वाकल्चर। इसको बढ़ाने पे बल दिया गया। दूसरा, प्रधानमंत्री कुसुम योजना लाई। कुसुम योजना के तहत सोलर प्लांट किसानों के खेत में लगाए जाएंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाया। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है। इसके पहले कृषि बीमा योजना थी 2000 में। कौन सी? कृषि बीमा योजना 2000 में आई थी। अब कौन सी आ गई? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आ गई। ठीक। इसके तहत सरकार स्वयं किसानों का बीमा करवाएगी ताकि रिस्क लेने की क्षमता क्या हो जाए? बढ़ जाए। कृषि की उत्पादकता वाला याद करो। 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, एक बूंद से भी अधिक उत्पादन के लिए स्प्रिंकल और टपकन सिंचाई को क्या किया गया? बढ़ावा दिया गया। और इसके लिए तकनीक कहां से आएगी? इजराइल से। बात हुई थी हमारी। कहां से लाओगे? इजराइल से। ई नाम योजना लाई। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बनाया गया। मतलब किसान अपना माल अब केवल अपने घर के पास की मंडी में नहीं बल्कि भारत भर की किसी भी मंडी में रेट चेक करके बेच सकता है। उसके लिए क्या लाया? ई नाम, है ना, जो इंटरनेट आधारित होगी। किसान रेल लाए, नाम सुना? पीएम आशा योजना लाई।
इतने सारे काम कौन किया? 2014 में आने वाली नई सरकार ने किया। ठीक है, इस सरकार द्वारा यहां लिखा है थोड़ा सा, ये 9 अगस्त 2020 को यहां कहा गया ना, AIF एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की कृषि की समृद्धि दर को कितना % बढ़ाने के लिए 4% बढ़ाने की घोषणा की गई और 1 लाख करोड़ का AIF फंड 4 वर्षों में खत्म होगा ऐसा बोला गया। पैसा कहाँ डाल रहे हैं? कृषि में। कितने तारीख की बात है ये? 9 अगस्त 2020 की। आगे बढ़ जाओ इधर, ये इसके अलावा लिखा है ये, हाँ, व्यापार में वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम कौन सा आया? 2020। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स अधिनियम 2020 लाया गया था। मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा अधिनियम 2020 में लाया गया था। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 लाया गया था। इसको कृषि अधिनियम बोलते थे और इसके लिए पंजाब के किसानों ने दिल्ली के पास लगभग 6 से 8 महीने क्या किया था? आंदोलन। कृषि बिल पर ऐसा सुना होगा आपने, अरे सुना था कि नहीं? बाद में सरकार ने इस बिल को क्या किया? अधिनियम को वापस ले लिया, याद है? इसलिए अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर? पिछले बजट में सरकार ने कृषि का माल को विदेशों में निर्यात करने के लिए FPO बनाया, क्या है ना, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अब कृषि का उत्पाद बेचने के लिए समूह बनेगा और समूह माल विदेश में बेचेगा। ये हम आज तक पहुंच गए। क्लियर हो गया? चलो, बात समझ में आ गई है? कृषि के संबंध में अब तक हमने क्या क्या किया, संक्षेप में मुद्दे और क्या था? क्या थी भाई? पहल थी। बताओ आपकी क्या क्या पहल है? पहली पहल कब शुरू किए आप? हाँ जी, 51 में। गुड। क्या किया बताओ? हरित क्रांति लाया, सॉरी, कृषि में बल दिया गया। 66 में हरित क्रांति। 1980 में कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, वेरी गुड। 91 में LPG मॉडल। 1 जनवरी 1995 को WTO। कृषि में सुधार शुरू हुआ 96। किसान क्रेडिट कार्ड 98। अरे सही कह रहा हूं कि नहीं? किसान क्रेडिट कार्ड। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000, सही है। AEZ 2001। 2004 में किसान आयोग, किसान आयोग बना। अध्यक्ष कौन? स्वामीनाथन। कौन सी पंचवर्षीय, कौन सी क्रांति? इंद्रधनुषी क्रांति। 2007 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। 2008 में मंदी। 2007 से 12 के बीच 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि की समृद्धि दर नकारात्मक। क्लियर है ना? नकारात्मक हुई। तब हमने इसको दूर करने के लिए नई सरकार 2014 में उसने बहुत सारे काम किए। क्या दूर करने के लिए नकारात्मक को? जब आपका कोरोना आया सबकी वृद्धि दर नकारात्मक हुई, लेकिन कृषि की कैसी रही? सकारात्मक रही ना। और अब हम कृषि की समृद्धि दर बढ़ाने के लिए क्या बनाना चाहते हैं? FPO। लगातार कृषि पर क्या चलती जा रही है? समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग क्या चल रही है? पहल चल रही है। इतना मैंने फैक्चुअल जानकारी बताया जो आपको पहले से मालूम थी ना? क्लियर है? समझ में आ गया? जी हाँ। तो कृषि के संबंध में किस प्रकार के उतार चढ़ाव हमने समझ लिया, देश के भीतर और वैश्विक पहल के आधार पर। सही है? अब हम अगली क्लास में कृषि का